ओके, तो ये हमारा प्रीवियस ज़ूम लिंक एक्सपायर हो गया था, तो वहाँ पे वो अभी हम वहीं से शुरू करेंगे जहाँ पे हमने एंड किया था। हेलो, आवाज़ क्लियर आ रही है अभी? यस सर। ओके, गुड। अच्छा, तो हम सीरीज कनेक्शन को, सीरीज में क्या होता है, पोटेंशियल एड हो जाता है, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक के आप एक सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, फिर और दूसरी सीढ़ी ऊपर जा रहे हैं, जस्ट लाइक दैट। आई होप कि ये चीज क्लियर होगी। अगेन इनके प्रॉब्लम्स भी हैं, यहाँ तक हम लिमिट नहीं है, उनके प्रॉब्लम्स करेंगे तो डिफरेंट सिनेरियोज आपके सामने वो होंगे, तो वो आपको और भी चीज क्लियर हो जाएगी। क्लियर? अच्छा, इसी के बरक्स जो दूसरा कनेक्शन जो है वो कहलाता है पैरेलल कनेक्शन, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन में पोटेंशियल एड नहीं होता, बल्कि क्या होता है, करंट एड होता है। अभी हम जो डिस्क्राइब कर रहे थे ना, अब ये जो हमारे पास, जब हमें जो पोटेंशियल इतना ज्यादा नहीं चाहिए होता है, मगर हमें करंट ज्यादा चाहिए होता है, तो उस टाइम हमारे पास ये जो ना पैरेलल कनेक्शन यूज होता है। और अक्सर ये जो कनेक्शन मैंने आपको, जहां पर हाई करंट, जो ऐसी चीज रिक्वायरमेंट, जैसा आप एक कोई आप लोगों के जहन में एग्जांपल आ रहा है जो पैरेलल कनेक्शन हाई करंट का और रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे हम यूज कर रहे हो, तो मुझे आप एग्जांपल दे सकते हैं। मुझे भी एग्जैक्ट जहन में नहीं आ रहा, मगर पैरेलल कनेक्शन में सिर्फ करंट एड होता है। इसकी एनालॉजीज भी मैंने आपको दिखाता हूँ। हेलो, मुझे आप दोनों की आवाज नहीं आ रही। आई डोंट नो कि आपको आवाज आ रही है या नहीं है। जी सर, आवाज आ रही है। ओके, गुड। अच्छा, तो पैरेलल इज जस्ट लाइक कि आप मैं इसको यूं कहूं कि एक आपकी टैंकी है और दोनों सेम फ्लोर्स पे हैं। दो टैंकी है, दोनों सेम फ्लोर पे हैं। आपको जो नीचे पानी आ रहा है ना, इसका कुछ ना कुछ जो भी प्रेशर है, या जो भी पानी आ रहा है, आपको उससे डबल चाहिए। तो क्या होगा, आप दो टैंकीज के इन नल को कंबाइन कर देंगे, तो यहाँ पर जो पानी का फ्लो है ना, सेम टैंकी, मतलब टैंकी की लेवल जो है वो दोनों की सेम है, मगर फ्लो डबल हो जाएगा या ज्यादा हो जाएगा। तो ये है पैरेलल का कॉन्सेप्ट। पैरेलल, ये दोनों जो सीरीज और पैरेलल का समझो कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स की जान है। ये या तो कनेक्शन सीरीज में होते हैं या पैरेलल में होते हैं, या इन दोनों का कोई ना कोई कॉम्बिनेशन होता है, जिसको कहते हैं हाइब्रिड कॉम्बिनेशन। अच्छा, ये लिमिट नहीं है सेल्स तक। सीरीज और पैरेलल का जो कॉन्सेप्ट है वो सेल्स तक लिमिट नहीं है। ये रेजिस्टर्स, इंडक्टर्स, कैपेसिटर्स, इन सब चीजों का सीरीज और पैरेलल बनता है, और इनका कंबाइन भी होता है। मतलब सीरीज और पैरेलल ऐसे होते हैं कि कुछ दो कंपोनेंट सीरीज में और उसके साथ तीसरा कंपोनेंट जो है पैरेलल में आ गया। ऐसे मैं फॉर सपोज एक बना दूं, ये एक रेजिस्टर है, इसके साथ दूसरा रेजिस्टर ये पैरेलल में लगा दिया। अब इन दोनों के साथ एक और रेजिस्टर मैंने सीरीज में लगा दिया, तो इसको हम कहते हैं हाइब्रिड कनेक्शन। बात क्लियर हो गई? तो ये थोड़ा सा ओवरव्यू है। अब इनके आगे कॉन्सेप्ट और भी हैं, ठीक है। तो वायर वाटर एनालॉजी क्या है कि वही सीरीज में क्या होगा, एक वायर इज जस्ट लाइक ए पाइप। हम कहते हैं ना, जिस तरह एक बहुत बड़ा ज्यादा आपको पानी के चाहिए होता है तो बड़ा पाइप लगाते हैं। इसी तरीके से जब आपके पास करंट ज्यादा चाहिए होता है तो आप जो है ना वहां पे वायर बड़ी लगाते हैं।
इसका कॉमन एग्ज़ाम्पल ये है कि अक्सर घरों में जब आप मोटर या एसी वगैरह चलाते हैं, तो अक्सर कहा जाता है कि उसकी वायर जो है ना वो अ, ज़्यादा गेजेज़ वाली लगाई जाती है और वो थोड़ी तार जो है ना मोटी होती है बनिस्बत उनके दूसरी वायर्स की। क्यों? क्योंकि एसी को ज़्यादा करंट चाहिए होता है या जो फ्रिज वगैरह है इस तरह की चीज़ें क्योंकि ये हाई करंट कंज़्यूम करती हैं, तो उसके लिए आपके पास वहाँ पे वायर भी बड़ी होनी चाहिए। इसी तरीके से जिस तरह घरों में आपको जब जहाँ जिस जगह पे ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है या पानी चाहिए होता है, तो वहाँ पे बड़ा पाइप लगाया जाता है। ये बात क्लियर है? जी सर, क्लियर। ओके, गुड। मतलब मीडियम मीडियम ऑफ जो हमारा मीडियम है करंट का, वो बढ़ेगा तो फिर हमारा करंट भी बढ़ जाएगा। एग्ज़ैक्टली मतलब वही है कि ये एनालॉजी अब क्योंकि पाइप ऐसी चीज़ ना विज़िबल है। ये ऑब्वियसली हम देखते हैं कि मिसाल लो बड़ा पाइप है तो इट मीन्स कि इससे ज़्यादा ही पानी इसकी पानी की कैरिंग कैपेसिटी ज़्यादा है। सिमिलरली इज़ फॉर द वायर, वायर जितनी ज़्यादा मतलब क्रॉस सेक्शन उसको हम यहाँ पे मेयर कहते हैं विथ क्रॉस सेक्शनल एरिया। जितना क्रॉस सेक्शन एरिया उसका ज़्यादा होता है, उतनी ज़्यादा उसकी करंट कैपेसिटी होती है। अब इसके फ़ॉर्मूलाज़ हैं वो आगे उस क्योंकि चीज़ें वन बाय वन लेके चल रहे हैं। तो उस फ़ॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर एक ख़ास क्रॉस सेक्शन हो रहा हो तो उसकी करंट कैपेसिटी कितनी होती है, वो हम मालूम कर सकते हैं। तो एनालॉजी जब भी आपको वायर में करंट को फ़्लो समझना हो, तो आप उसको पाइप से एनालॉजी दे सकते हैं। अच्छा, वोल्टेज, करंट उसके बाद जो इलेक्ट्रिक का जो बेसिक कंपोनेंट या बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो है रेज़िस्टर का। रेज़िस्टर्स नाम से ही ज़ाहिर है। वैसे रेजिस्टेंस का मतलब क्या है? रेजिस्टेंस हम किसको कहते हैं? हम कहते हैं ना इसको बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस होती है। यहाँ पे इसने काफ़ी रेजिस्ट किया, अक्सर क्रिकेट के भी टर्म में कहते हैं या ऐसे ही अक्सर ये वर्ड ना कॉमन यूज़ होता है। तो रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है या यूँ कहूँ कि मीनिंग क्या है इंग्लिश के वर्ड की? सर रेज़िस्ट मतलब रुकावट या फिर इस तरह से? ठीक है, सही बात है। अच्छा रुकावट, तो रेजिस्टर मतलब ये नाउन हो गया। तो ऐसा कंपोनेंट है जो कि रुकावट डालता है। अब किसमें? करंट के फ्लो में। रजिस्टर वो चीज़ है जो आपका जो करंट पास होता है इलेक्ट्रिक उससे जब करंट पास होता है उसके मतलब फ्लो में रुकावट डालता है, उसको हम कहते हैं रेजिस्टर। बात क्लियर हुई? तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू ए कंडक्टर एक्सपीरियंसेस सर्टेन अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस। मतलब जब भी किसी मटेरियल कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिससे आपको करंट फ्लो करता है तो उनको रुकावट का सामना पड़ता है। तो ऐसे मटेरियल या ऐसा डिवाइस जब जिस जहाँ से एक करंट को रुकावट का सामना करना पड़े तो उसको हम कहते हैं रेजिस्टर। ये रेजिस्टर होते ही हैं करंट में रुकावट डालने के लिए। अच्छा, इसका यूनिट क्या है? इसका यूनिट है ओहम। ठीक है, ये ओम्स क्या है? अगेन ओम्स एक साइंटिस्ट इंजीनियर का नाम में जिसने बेसिक इलेक्ट्रिक लॉ जिसको हम जिसको कहा जाता है ओम्स लॉ उसके नाम से मंसूब किया गया है और उसके ऑनर में इसको रेजिस्टेंस का यूनिट ओम्स रखा हुआ है और इसकी सैंपल जो है आपके सामने बनी हुई है ओमेगा। ठीक है? अच्छा, रेजिस्टेंस की वैल्यूज जो नॉर्मली वो होती है वो किलो ओम, मेगा और गीगा गीगा तो नहीं मतलब किलो और मेगास में ज्यादातर वैल्यूज लाया करती हैं। ठीक है? जिस तरह हमने करंट कहा ना करंट की वैल्यूज नॉर्मली मिली के रेंज में होती हैं, तो इस तरह रेजिस्टेंस की जो आपके पास वैल्यूज होती हैं वो किलो और मेगास में होती हैं की रेंज में होती हैं। ठीक है? द मैग्नीट्यूड ऑफ अच्छा अब जिस तरह आपने कहा कि ठीक है रेजिस्टेंस का मतलब है रुकावट। फिर क्या फिर वहाँ पे अगला नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि कितनी रुकावट? मिसाल तौर कहीं पे कुछ ज़्यादा रुकावट आएगी, कहीं पे कम। ऐसे ही है जैसे फॉर सपोज़ रोड पे जा रहे हैं आप, रोड पे कहीं पे सिर्फ़ एक स्पीड ब्रेकर लगा हुआ था, वो भी इतना मतलब वो स्टीप नहीं था कि आपको ज़्यादा गाड़ी को रोकना पड़े, बस आप थोड़ी-सी लो गाड़ी करके निकाल गए। और कहीं पे आप गए तो एक के ऊपर एक के बाद एक को था मतलब वो 4-5 स्पीड ब्रेकर्स थे यहाँ तो क्या हुआ? रुकावट आपको दोनों रोड्स पे मिली। वहाँ पर भी रुकावट मिली जहाँ पे 1 स्पीड ब्रेकर है और जहाँ पे 4-5 स्पीड वहाँ पर भी रुकावट मिली। मगर दोनों का जो
लेवल ऑफ एम्पलीट्यूड या रुकावट की लेवल जो है ना वो अलग-अलग है। तो वो जो रुकावट की लेवल जो होती है उसको हम कहेंगे मैग्नीट्यूड। तो जितना मैग्नीट्यूड मिसाल तौर कम होगा तो उतनी रुकावट कम होगी, जितनी मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा उतनी जो रुकावट ज़्यादा होगी या रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी। तो सेम कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हाई मैग्नीट्यूड की रेजिस्टर होगा इट मीन्स कि वहाँ पे करंट को बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगी। वो उसको इतना फ्लो ईज़िली नहीं होगा और जहाँ पे उसको कम रेजिस्टेंस मिलेगी वहाँ पे करंट का फ्लो ईज़िली हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? सर एक सवाल और। जी, जी। बेसिक सर, फ्लो ऑफ करंट में रेजिस्टेंस चाहिए क्यों? हाँ। हमेशा किसी भी चीज़ को आपको कंट्रोल जब करना हो ना, उसी से कोई ना कोई काम लेना हो तो आपको अ, उसमें कंट्रोलिंग के लिए आपको रुकावट लगानी पड़ती है। अब क्योंकि करंट जो है ना एक ऐसी चीज़ है, अब सिंपल मिसाल लो डीसी करंट आ रहा है तो उससे हमारा काम तो नहीं हो रहा। अब कहीं पे हमें करंट को कम करना है, कहीं पे ज़्यादा करना है, तो उसका जो कंट्रोल करने के लिए हमें रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती है हमेशा। अब फॉर सपोज़ अब रेजिस्टेंस का जिस तरह आप कह रहे हैं ना, मैं इसको अब क्योंकि इसके पीछे फिज़िक्स है कि किस तरह पार्टिकल्स जो होते हैं उनमें आपस में टकराते हैं। जो रेजिस्टेंस में एक्चुअली होता क्या है? रेजिस्टेंस में क्या होता है जब करंट का फ्लो को रुकावट डालता है, तो वो हीट जनरेट करता है और यही कॉन्सेप्ट जो है हमें हेल्प करता है। जिस तरह आपने इलेक्ट्रिक आयरन तो यूज़ की होगी प्रेस करने वाली। जी सर। ठीक है, अब ये किस कॉन्सेप्ट पे काम करता है? यहाँ पर यही कॉन्सेप्ट है। उसमें मटेरियल ऐसा लगाया हुआ है कि उसमें से जो भी करंट गुज़रता है उसको इतनी रेजिस्टेंस मिलती है कि उस रेजिस्टेंस को जो है ना इतनी ज़्यादा होती है कि वहाँ पे हीट ज़्यादा जनरेट होती है और वो हीट जो है ना हमारे लिए बेनिफिशियल होती है उसमें। मतलब जब हम उसकी बात कर रहे हैं आयरन प्रेस की तो वहाँ पर वो हीट हमारे लिए हेल्पफुल है, काम की है। तो इस तरीके से ये कॉन्सेप्ट है, एक आइडिया है जिसको आप अपने एप्लीकेशन या अपने एप्टीट्यूड के हिसाब से उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। रेज़र्स के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं, फैंसेस वगैरह में इसको यूज़ किया जाता है हीट जनरेट करने में, मोस्टली हीट क्योंकि इससे हीट जनरेट होती है। अक्सर आपने सुना होगा कि मान लो जब कोई रेज़िस्टर जो होता है ज़्यादा कम पावर का और उसको ज़्यादा पावर दी जाए, तो वो हीट अप हो जाता है। तो हे रेज़िस्टेंस जो है ना वो जो पावर को इन द फॉर्म ऑफ हीट लॉस करता है। बात क्लियर हुई या अभी भी कोई कन्फ्यूजन है इसमें आपको? नहीं सर, अब क्लियर। ओके, गुड। अच्छा मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी, आपने पहले भी सेमेस्टर पढ़ चुके हैं, तो ये सारे स्टूडेंट्स कम ही अटेंड करते हैं या आज के फेस्ट सेशन होने की वजह से कम अटेंड कर रहे हैं? क्योंकि स्टूडेंट्स सर वो सर स सर स ये मैथ्स की क्लास चल रही थी स्टार्टिंग है। अभी। सॉरी? सर सर अभी मैथ्स की क्लास चल रही थी तो मतलब इस वजह से। अच्छा, अच्छा नहीं 2 सेशंस हैं, एक सेशन 2 एक सेशन 1। तो आज जो क्लास है वो जो स्टूडेंट सेशन 2 के हैं, अब मुझे क्योंकि हर एक का पता नहीं है कि कौन-सा किस सेशन में है। तो काइंडली आपके जो भी दोस्त हैं, जो सेशंस हैं, तो उनको ज़रूर इन्फॉर्म कर दें कि वो सेशन 1 और सेशन 2 को जो है उस हिसाब से इनके टाइम टेबल के हिसाब से लेंगे ताकि मैक्सिमम पार्टिसिपेशन हो, सारी चीज़ों को क्लियर कर लें। अल्दो जी मैं उसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मगर लाइव होंगे तो क्यूरीज़ करेंगे तो आपको मुझे पता चलेगा कि किस लेवल तक समझ में आया या नहीं आया। ठीक है? जी अच्छा जो आपने जो सवाल किया था ना मुदब्बिर, वो देखो उसका जवाब ऑलरेडी लिखा हुआ था कि किसी चीज़ को कंट्रोल या लिमिट करने के लिए। ठीक है? मैं इसको आपसे पूछूं मुदब्बिर आपने बाइक यूज की है? जी सर। आपसे मैं पूछूं ब्रेक का क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्यों जरूरत है हमें? तो गाड़ी का मतलब है स्पीड, फिर हम ब्रेक क्यों यूज करते हैं? होनी नहीं चाहिए क्योंकि वो तो सही स्पीड सर, में है। सही। कंट्रोल के लिए। बात क्लियर हो गई? सही, ठीक हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो करंट वगैरह है उसका भी हर जगह पे आपको एक जितना नहीं चाहिए होता है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। तो उसकी एप्लीकेशन के हिसाब से आपको कंट्रोल करना पड़ता है, तो उसमें आपको रेजिस्टेंस हेल्प करती है। अच्छा, तो वही मतलब ऐसे मटेरियल्स या ऐसे कंडक्टर्स जो हैं उसको
जो इस तरह की प्रॉपर्टी एग्जिबिट करते हो, मतलब करंट के फ्लो में रुकावट करते हो, तो उसको हम रेजिस्टर्स कहते हैं। सिंपल सी बात होगी, ऑब्वियस सी बात है, ये भी मटेरियल्स ही हैं कोई ना कोई। अच्छा, अब इसकी सैंपल्स जो है ना आपके सामने दो बनी हुई, एक यूरोपियन स्टैंडर्ड की है, आपने शायद दोनों देखे होंगे, और अक्सर बुक्स में ना कहीं पे कौन सी मिलती है, कहीं पे कौन सी, दोनों रेजिस्टेंस को इंडिकेट करती हैं। और दूसरी जो यूएसए और जापान स्टैंडर्ड की, जो जिगजैग होता है, हमारे यहाँ यूजुअली जो जिगजैग शेप वाली को हम फॉलो करते हैं, अदरवाइज दोनों की बात सेम है, इट मींस के रेजिस्टेंस। क्लियर? जी सर। यस अच्छा, जिस तरह मैंने अभी आपको बता रहा था कि रेजिस्टेंस एक्चुअल में क्या होता है कि वो एनर्जी को, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करता है। उसका सबसे मना जो डोमिनेंट या प्रोमिनेंट जो बिजायर आपको एप्लीकेशन मिलेगी वो है आयरन प्रेशर की, मैंने एग्जांपल दिया। इसके अलावा भी दूसरी चीजें हैं, इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक वो जो जिससे में कुकर वगैरह जो होते हैं, मिसाल लो राइस कुकर हो गया, या इवन ब्रेड को क्या बोलते हैं इसको, जो ब्रेड जिसमें गर्म करते हैं, आई डोंट नो कि, ट्विस्टर हाँ एक टोस्टर। टोस्टर, एक्चुअली ये सब क्या करते हैं, ये सब इलेक्ट्रिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर रहे होते हैं, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी में। तो ऑब्वियस सी बात है, आपको जो रेजिस्टिविटी की जो प्रॉपर्टी है ना, वो काम दे रही है यहाँ पे। अगर मिसाल दो ये प्रॉपर्टी ना हो मटेरियल्स में, तो हम इतनी सारी जो एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक की वो कर ही नहीं सकते हो। इवन दो आपको जो सबसे पहला जो बल्ब बना था, जिसको एडिसन के मतलब क्रेडिट दिया जाता है, जो सबसे पहले उसने एक बल्ब बनाया था, एनर्जी रोशनी जनरेट की थी, वो भी कैसे की थी, वो भी इसी प्रॉपर्टी के थ्रू तो की थी, कि उन्होंने एक ऐसा मटेरियल टंगस्टन को यूज किया था, जिसको जब पोटेंशियल दिया जाए, तो उससे जब वो उसकी इतनी ज्यादा रेजिस्टेंस थी कि जब उससे करंट गुजरता था तो वो बहुत ज्यादा हीटअप हो जाता था। वो इतना ज्यादा हीटअप हो जाता था कि उधर से जो ना लाइट रेज निकलना शुरू हो गई। अक्सर आप देखा होगा ना कि कोई चीज जो है जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है, तो वो बहुत तेज रोशनी उससे निकलने लगती है। तो यही एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट जो था आपका पहले जो बल्ब था, इसी ही प्रॉपर्टी को यूज करते हुए बनाया गया था। तो ये चीज जो है ना अच्छी है, बुरी नहीं है, मगर कहीं कहीं पे ये बुरी भी है। अब कहाँ पे बुरी है, ये हर मटेरियल में प्रॉपर्टी होती है। इवन दो हमारे पास मिसाल दो जो कॉमन वायर्स होती है ना, जो हम यूज करते हैं करंट कैरिंग करने के लिए, उसमें भी ये रेजिस्टेंस होती है, मगर उनकी रेजिस्टेंस बहुत कम होती है। फॉर सपोज हमारा जो मिसाल लो, हमारे पास घरों में अभी आप जहाँ पे बैठे हुए हैं, वहां पे इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, पहुंच रही है। अब ये जनरेट तो कहीं पता नहीं कितना किलोमीटर दूर हो रही है, फॉर सपोज बिन कासिम पावर प्लांट में हो रही है, या इवन दो हो सकता है कि आपके पास जो वो प्लांट खराब हो जाए, तो हैदराबाद से एनर्जी यहाँ तक पहुंच रही है आपके घर तक। तो 200-200 किलोमीटर दूर से जब एनर्जी आ रही है, तो हमारा आइडियल कंडीशन यही होती है कि जितनी एनर्जी जनरेशन प्लांट पे जनरेट हो रही है ना, वो एग्जैक्ट वहां तक पहुंचे रिसीविंग एंड पे। मगर ऐसे नहीं होता, क्योंकि कंडक्टर्स में रेजिस्टेंस की वजह से अच्छा खासा हमारा पावर लॉस हो जाता है। वहां पर ये हमें रिक्वायर्ड नहीं है, मतलब वहां पे हमारा ये एज ए लॉस के तौर पे बिहेव करती है। बात क्लियर हो गई? ये सर बात क्लियर हो गई। सर जी एक सर। बात पूछनी थी कि ना अभी फिर से मैथ की क्लास कंटिन्यू है ना, तो अब क्या करें सर? अब एक साथ दो क्लासेस तो नहीं ले सकते। हाँ ठीक है, आप जो कल वाले क्लास में लीजिएगा, या आप जो है रिकॉर्डिंग सुन लीजिएगा, कोई इशू नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ सेशंस को। ठीक है। और सर ये फिर सर एक सर ये रिकॉर्डिंग का जो लिंक है आप काइंडली ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जी जी, मेरा गूगल क्लासरूम पे है, मैंने गूगल क्लासरूम का लिंक शेयर कर दिया, उसमें मैं सारे मटेरियल ना अपलोड करता जाऊंगा, बुक्स वगैरह हो गए, ये हो गया। इसके अलावा भी मैं बाकी चीजें ना काफी शेयर करता रहता हूँ, वीडियोस, एनिमेशन वगैरह, तो आप उसको जरूर रेगुलरली देखते रहिए। जी थैंक यू सर। अब्दुल समद आप सेक्शन ए के हो, सेक्शन बी के हो? जी सेक्शन बी। सेक्शन बी की तो ओके। अभी क्लास नहीं है मैथ की, अभी तो सिर्फ यही क्लास है, मैं रेगुलर टाइम टेबल पे ले रहा हूँ क्लास। नहीं वो सर सर ने मतलब बोला था कि मतलब ना एक दिन 2 घंटे की और एक दिन मतलब के
एक मतलब के 1 घंटे की क्लास है तो मैं कंटिन्यूअस वेडनेसडे पे मतलब 3 घंटे की क्लास ले लिया करूंगा। अच्छा अच्छा, चलो वो सर ने अपने फ्लेक्सिबिलिटी के साथ रखा, कोई इशू नहीं है। सो ये भी जरूर सुन लीजिएगा लेक्चर्स वगैरह ना बाद में। चलें ठीक है सर। ठीक है, ओके। ठीक आपकी है। क्लास तो नहीं है मुदब्बिर? नो सर, मेरी क्लास नहीं है। ओके गुड। तो हम थे रेजिस्टेंस के ऊपर। तो यहाँ तक ये बात समझ में आ गई रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी के हवाले से कि कितनी हेल्पफुल है। जी सर। अब मैं आपको कहूँ कि अगर आप इसकी एनालॉजी बनाएं वाटर के साथ, क्योंकि मैंने करंट की एनालॉजी बनाई पानी के साथ, पोटेंशियल डिफरेंस की भी एनालॉजी बनाई आपकी पानी के साथ, वायर की एनालॉजी बताई है पाइप के साथ। आप मुझे बताएंगे रेजिस्टेंस की एनालॉजी यहाँ पर आप किस तरह उनसे जोड़ सकते हैं? आप कुछ खुद से सोच सकते हैं या कोई आपके जहन में किस तरह आ रहा है? सर सर अगर कोई पाइप है उसमें पानी फ्लो कर रहा है, जी जी। तो अगर हम उस पाइप को बीच में से थोड़ा सा रिड्यूस कर दें तो फ्लो ऑफ वाटर जो है वो हमारा जो है वो कम हो जाएगा। मतलब फ्लो ऑफ वाटर वहाँ पे रेजिस्ट करेगा। और दूसरी मिसाल इसकी सबसे बड़ी नलका है, तो हम जितना जो है नलका खोलेंगे उतना ही पानी मिलेगा हमें। एग्जैक्टली। वो भी एक रेजिस्ट करता है वाटर को। बिल्कुल एग्जैक्टली यही चीज। ये क्या हो रहा है कि आपका जो पाइप है वो पाइप मिसाल दो, अगर आप उसको नल को कम ओपन करेंगे, उसकी ओपनिंग कम रखेंगे तो पानी कम आएगा। इट मींस कि जो पानी की कैपेसिटी उसकी पाइप की थी पूरी, उससे कम पानी आ रहा है, तो वो रेजिस्ट कर रहा है इस चीज को। इसका दूसरा एग्जांपल यूं ले लेते हैं कि आपने कभी जो प्लास्टिक वाले पाइप जिससे हम अक्सर घरों में या मस्जिदों में या कहीं ना किसी जगह पे यूज कर रहे होते हैं, टेम्पररी जो होते हैं, एक तो फिक्स होते हैं ना पीवीसी पाइप या उसके मेटल वाले पाइप जो पहले होते थे, एक होते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, हम नल में लगाते हैं फिर वो छंटकाव वगैरह करने के लिए या जो स्प्रे वगैरह करने के लिए यूज करते हैं बागात वगैरह में। तो अब उसमें अक्सर देखा होगा कि कभी जी कभी चलते चलते पानी जी जी सर। कम हो जाता है या रुक जाता है, तो क्या होता है वो पाइप को देखते हैं तो वो मुड़ा हुआ होता है। तो वो एक्चुअली में क्या था, पहले पानी फुल आ रहा था, थोड़ा सा पानी वो पाइप मुड़ गया था बीच में कहीं से, तो वो पानी का फ्लो कम हो जाता है, तो वो रेजिस्टेंस हो रही है। ठीक है, तो आई होप कि ये एनालॉजी रेजिस्टेंस के सेंस में पूरी समझ में आ गई। तो समझो कि वाटर पाइप और जो टैंकी वाला सेट जो है वो यहाँ पर एज ए वायर पोटेंशियल डिफरेंस करंट के फॉर्म में आ गया। ये इजीली समझ में आता है और काफी प्रैक्टिस की जाती है अक्सर इस चीज की। ठीक है, तो ये चीजें जो मैंने अभी बताई हैं सारी चीजें इसी में भी वही लिखी हुई हैं। ओके, तो यहाँ पर जी भी सर। एक आपके पास एक रेजिस्टर वाटर एनालॉजी कोई जिक्र हुआ है। तो रेजिस्टर वाटर की एनालॉजी इसको थोड़ा सा दूसरे सिनेरियो में बताया। जिस तरह एक मिसाल दो, कोई आप पानी आ रहा है किसी पाइप के थ्रू या किसी रिवर के थ्रू, और बीच में एक रिवर से आ रहा है और बीच में कहीं पत्थर वगैरह या कोई चीज आ जाती है, तो पानी का फ्लो कितना स्लो हो जाता है। आप लोगों ने ये जरूर फील किया होगा या कहीं ना कहीं देखा होगा। मिसाल लो पानी पहले फुल प्रेशर में आ जाता है और कहीं जब पत्थर वगैरह रखे हुए हो वहां से पानी का रास्ता कोई ना कोई रास्ता बना देता है, निकल आता है पानी, मगर उसकी स्पीड अच्छी खासी रिड्यूस हो चुकी होती है। तो ये क्या है एक्चुअल में, वो रुकावट है। तो सिमिलरली करंट का भी कुछ ऐसे ही सिनेरियो, जब वो एक गुजर रहा होता है और जब ये समझो कि उसके लिए पत्थर है यहाँ पर और यहाँ से आता है और वो पानी उसका जो करंट का फ्लो है वो कम हो जाता है। और अगेन ये इसकी भी एप्लीकेशन हमें होती है हर जगह पे। तो ये एनालॉजी आई होप के क्लियर हो गई। या कोई चीज आप दोनों में से कोई ऐड करना चाहे या पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, अभी तक जो भी हम डिस्क्राइब किया है। नहीं सर, क्लियर है अब तक। ओके गुड। अच्छा, अब रेजिस्टर, वोल्टेज और करंट, इन तीनों का आपस में क्या है, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टीज इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रिक्स। मतलब रेजिस्टेंस इज किसकी वजह से
किसको हो रही है? करंट को हो रही है। ठीक है, करंट किसकी वजह से जनरेट हो रहा है? उसमें मेटल में या किसी भी कंडक्टर में, ड्यू टू द पोटेंशियल डिफरेंस। इट मींस कि ये तीनों चीजें एक दूसरे से रिलेटेड है। तो ये किस तरह रिलेटेड है, इनका आपस में रिलेशन क्या है? तो ये जो रिलेशन है वो डायरेक्ट रिलेशन है। मतलब अगर वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, गिवन के रेजिस्टेंस वहां पे कांस्टेंट हो, इसको हम कहते हैं ओम्स लॉ, जो कि सबसे बेसिक इक्वेशन है इलेक्ट्रिकल की दुनिया में, और इसके बगैर तो मतलब इलेक्ट्रिकल की दुनिया है एग्जिस्ट ही नहीं करती। फिर ये इतनी बेसिक है। अब मुझे कोई इसको डिस्क्राइब करके आप अपने वर्ड्स में बता सकते हैं, अगर आप ये कुछ ये चीज क्लियर हो गई? मैं यहाँ पे कह रहा हूँ वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, गिवन कि आपकी जो रेजिस्टेंस है वो कांस्टेंट हो। सर ये तो समझ आ गया कि करंट जो हमारा है जितना बढ़ेगा वोल्टेज भी उतना ही बढ़ेगा। ठीक है। जी। हाँ, अब इसमें चीज इंपॉर्टेंट नोट करने की वो ये है कि मिसाल दौर मैं करंट कर रहा हूँ, वोल्टेज है सपोज करें 10 वोल्ट, ठीक है। उस टाइम करंट है आपका, सपोज करें इसको भी 10 एम्पेयर करते हैं सिर्फ समझने के लिए, थोड़ा इजी हो जाएगा समझने में। और रेजिस्टेंस आपकी थी फॉर सपोज 1 ओम। अब क्या किया मैंने, वोल्टेज जो है ना 20 कर दिया, ठीक है। और मैंने यहाँ पर जो है रेजिस्टेंस को 2 ओम कर दिया। क्या ये रिलेशन एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे 20 एम्पियर आएगा? आपके ख्याल में आना चाहिए ये? सर रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट है हमारी, तो 20 एम्पेयर आना चाहिए। हाँ, अभी देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस मैंने चेंज कर दिया, मगर यहाँ पे जो कंडीशन ये दे रहा है कि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, गिवन कि आपकी रेजिस्टेंस फिक्स हो। ये ऐसे ही है जैसे मिसाल तौर आपकी जो इलेक्ट्रिक वायर जो है वो जो है उसकी जो रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है वो फिक्स है। आप उसमें जितना ज्यादा वोल्टेज देंगे उतना ज्यादा उससे करंट फ्लो होगा। अगर आप रेजिस्टेंस उसकी चेंज कर देंगे तो फिर वो करंट का जो रिलेशन है वो कुछ और होगा, मगर होगा जरूर। तो ये कहलाता है आपका ओम्स लॉ। अच्छा, रेजिस्टेंस की जो इनवर्स प्रॉपर्टी क्या होती है? रेजिस्टेंस की इनवर्स क्या होगा? एक तो सर होगा, पता नहीं। एक होगा रुकावट। मैं अगर आपको मतलब इंग्लिश के हिसाब से कहूँ, सब इंग्लिश में भी आता है ना, एक एनालॉजीज होती हैं, दूसरी एंटोनॉमी। एंटोनॉमी मतलब अपोजिट। तो मैं आपको दे रहा हूँ कि रेजिस्टेंस, इसकी एंटोनॉमी क्या होगी या इसका अपोजिट क्या होगा? कंटिन्यूअस फ्लो। कंटिन्यूअस तो नहीं, एग्जैक्ट तो सेंस ये नहीं दे रहा, मगर ये एग्जैक्ट सेंस नहीं दे रहा। हाँ, देखो, एक होता है रुकावट, दूसरा होता है उसमें रुकावट ना हो और उसको और ज्यादा हेल्प मिले फ्लो होने में, तो उसको हम कहेंगे कंडक्टिविटी। तो रेजिस्टेंस का जो अपोजिट होता है ना वो कंडक्टेंस होता है। मतलब एक होता है रेजिस्टेंस, मैं इसका कहूंगा इसकी रेजिस्टेंस हाई, इट मींस के करंट की वहां पर जो है ना फ्लो मुश्किल होगा। अगर मैं कहूंगी एक मटेरियल उसकी कंडक्टिविटी हाई है, इट मींस के वहां से करंट जो है ना इजीली फ्लो हो जाएगा। बात समझ में आई? तो रेजिस्टेंस की जो ठीक। अपोजिट है वो कंडक्टिविटी है, जो कि शो की जाती है जी से। और देखो आपके सामने लिखा हुआ R इज इक्वल टू 1/G, मतलब इनवर्स है। G इज इक्वल टू हो जाएगा 1/R, ऐसे ही है। ये सर ये समझ नहीं आया, G इज इक्वल टू 1/R। मतलब रेजिस्टेंस का अपोजिट हो गया कंडक्टेंस, इट मींस इन दोनों का आपस में रिलेशन क्या हो गया? इनवर्स हो गया। तो इनवर्स हो गया। ठीक है, तो हम कह रहे हैं रेजिस्टेंस इज अपोजिट ऑफ कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को हम शो करते हैं जी से, तो ये रिलेशन बन गया 1/G।
इसको यूं अगर मैथमेटिकल मैनिपुलेशन करें तो यूं हो सकता है कि जी को इस तरफ ले आए ऊपर और जो आर को नीचे ले आए, तो ये जी इज इक्वल टू 1/r बनेगा। जी सर। ठीक है, और इसका जो यूनिट होता है कंडक्टेंस का वो मतलब यहाँ पर भी इन्वर्स किया हुआ है, इसके सैम्बल को भी इन्वर्स किया जाता है, और इसका ओहम को एम ओ एच एम होता है ना, इसको एम एच ओ का कर दिया जाता है। ये क्या मोहो बन जाएगा। बात क्लियर है? जी सर। ओके, अब हम आते हैं जो आपका जो था ना को सवाल के भाई हम यूज क्यों करते हैं, इसकी क्या है, तो उसकी कुछ एप्लीकेशन है रिसर्च की। एक तो कंट्रोल करना या लिमिट करने के लिए वो करंट को इलेक्ट्रिक सर्किट्स में, मतलब जहां भी हमें करंट को कम करना है या लिमिट करना है। एक होता है ना, एक वायर की कैपेसिटी मिसाल दो, एक है 10 एम्पियर और हम चाहते हैं कि 10 एम्पियर से ज्यादा इसमें करंट फ्लो ना हो, तो ऐसे केसेस में आप रेजिस्टेंस की मदद ले सकते हैं उसको लिमिट करवाने के लिए। दूसरा कि वोल्टेज लेवल को डाउन करने के लिए, मिसाल दो आपके पास सप्लाई है 10 वोल्ट की, आपको जो वोल्टेज चाहिए 5 वोल्ट, तो ऐसे केसेस में वोल्टेज ड्रॉप करने के लिए, डाउन करने के लिए भी रेजिस्टेंस यूज होती है। बात क्लियर हुई? अच्छा। जी सर। अच्छा, दूसरा एज ए सेंसर के तौर पे भी सेंसर के तौर पे भी ये यूज होता है, जिसमें सेंसर कैसे फोटो डिटेक्टर मिसाल दो, थर्मोस्टेट्स, ये क्या है, ये सारे जो है होते हैं रेजिस्टर्स हैं, ये सेमीकंडक्टर से बनते हैं, मगर उनमें भी रेजिस्टेंस होती है जो कि वेरी हो रही होती है विथ रिस्पेक्ट टू लाइट, या कोई टेम्परेचर से चेंज हो रहा है, कोई लाइट जब उस पर रोशनी पड़ती है तो उसका टेम्परेचर से या तो उसका रेजिस्टेंस कम होती है या ज्यादा होती है, और उसके रिस्पेक्ट भी हम अपना जो बाकी काम जो डिटेक्ट करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये दिन है या रात है। अक्सर ये ऐसे डिवाइसेस हैं जो मतलब ऑटोमेटिकली रात के टाइम ऑन हो जाते हैं, दिन को बंद हो जाते हैं। तो वो कैसे करते हैं, वो उनकी जो रेजिस्टेंस चेंज हो रही होती है विद रिस्पेक्ट टू जो उस पे जो हीट पड़ रही होती है, मतलब दिन को टेम्परेचर आ रहा है तो उनकी रेजिस्टेंस कम या ज्यादा वो उनकी प्रॉपर्टी होती है, क्योंकि कोई पॉजिटिव कोएफिशिएंट होते हैं, कोई नेगेटिव, वो एक अलग सिनेरियो है, मतलब चेंज हो रही होती है, उस चेंज के रिस्पेक्ट टू वहां पर हम एप्लीकेशन यूज करते हैं कि ये दिन को बंद हो या खुला हो। ठीक है, तो ये एज ए सेंसर के तौर पे भी यूज होता है। अच्छा, दूसरा होता है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स का सर्किट का मतलब है स्पेशली डिजिटल सर्किट, जैसे माइक्रो कंट्रोलर्स और डीएलटी लॉजिक वगैरह का सब्जेक्ट जो है, लॉजिक गेट्स जो होते हैं, उनमें पुल अप और पुल डाउन। अब क्योंकि ये पुल अप और पुल डाउन वो डीएलडी के सेंस में इसको यूज किया जाता है। अब डीएलडी क्या होता है, उसमें लॉजिक गेट्स बनते हैं, वो अलग ही पूरा सिनेरियो है, मगर उनमें भी ये यूज होते हैं एज ए पुल अप और पुल डाउन रेजिस्टर के तौर पे उनको कहा जाता है, और वहां पे भी इनकी एप्लीकेशन। इसके अलावा जो रेजिस्टेंस की बता दें खुद की मैंने अच्छी खासी आपको एप्लीकेशन वैसे ही बता देंगे, इसमें ही रेजिस्टेंस की वजह से हीट जनरेट होती है, तो उसके हमारे पास कितने इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं जो कि हीट जनरेट करते हैं। ठीक है, इसमें कोई क्यूरी हो? हमारे साथ है शाहजेब साहब। शाहजेब आप बीच में चले गए थे शायद। जी सर, लाइट चले गई थी। अच्छा अच्छा, तो जी आई होप के ये चीजें क्लियर हो गई हो मुदब्बिर आपको भी, क्योंकि जी सर। ओके गुड। जी सर। अच्छा, अब हम आगे कहाँ तक आगे कि भाई वोल्टेज पढ़ा, करंट पढ़ा, रेजिस्टर पढ़ा, फिर रेजिस्टेंस की हमने एप्लीकेशंस को देखा। अब रेजिस्टेंस की कंपोजिशन और पावर रेटिंग, अब ये इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने कभी कोई सर्किट्स खोले हैं? कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कभी किसी ने खोला है या देख, यकीनन कहीं ना कहीं तो देखा हुआ होगा। सर कंप्यूटर वगैरह के सर्किट्स देखे हैं, मदरबोर्ड वगैरह। ठीक है, देखे ना, सो इतना गुड। अच्छा, अब ये सर्किट्स में क्या हो रहा होता है, या इनमें आपके पास कभी कभी आप कहीं देखेंगे कम छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगी होती हैं, कहीं पे ज्यादा, ये चेंज होता है ना, या यूं ही कह लूं, चलो इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। जिस तरह घरों में जो नल लगे होते हैं ना, कहीं पे एक छोटी टूटी लगी होती है, मिसाल और
किचन वगैरह में छोटी या सैन में छोटी बड़ी लगाई हुई होती है, या और फिर किसी किचन विचन में छोटी नल लगे होते हैं। तो ये जो क्या होता है, साइज की इसका फ़र्क क्यों पड़ता है? कहीं पे छोटी हम लगा दें, कहीं पे बड़ी लगाते हैं, इसका फ़ायदा क्या है? या इसको वजह क्या होती है? जहाँ हमारा कंज्यूम ज़्यादा हो रहा होगा वहाँ पर हम ज़्यादा हाँ, जो है मतलब वॉल्यूम के लिए। जहाँ पे हमें ज़्यादा पानी को कंट्रोल करना है, ज़्यादा पानी को कंट्रोल करना है, वहाँ पे नल ज़्यादा बड़ा, मतलब पाइप बहुत बड़ा लगा हुआ है। फॉर सपोज़ आप जो वाटर सप्लाई वालों का जो बहुत बड़ा पाइप है, तो उसके उस बड़े पानी और बड़े प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए बड़ा पाइप लगा होता है, और सॉरी नल लगा होता है, वाल्व लगा होता है। और अगर उसके बरक्स फॉर सपोज़ आपके पास घर में जो किचन में जो नल आ रहा होता है, उसमें बहुत कम पानी होता है, छोटा पाइप होता है, और उस कम पानी को कंट्रोल करना होता है। तो वहाँ पर क्या कहेंगे, तो दोनों की साइज़ भी चेंज है। सिमिलरली यहाँ पर जो आपके पास बहुत ज़्यादा करंट की रेजिस्टेंस करनी है, मतलब ज़्यादा करंट को रेजिस्टेंस रुकावट करना है, या ज़्यादा करंट का कंट्रोल करना है, तो वहाँ पे आपके पास रेजिस्टेंस बड़े लगते हैं। तो उसको हम उसकी जो साइज़िंग करते हैं, उसको हम कहते हैं पावर रेटिंग। कि मुझे कैसे पता चलेगा कि ये रेजिस्टर जो है ना बड़ी कैपेसिटी का है या छोटी कैपेसिटी का है? तो उसको हम करते हैं पावर रेटिंग के हिसाब से, और पावर रेटिंग से जो है ना उसकी साइज़ में डिफरेंस पड़ता है। अगर आप नोट करेंगे, एक रेजिस्टर छोटी साइज़ का है, बेशक उसकी रेजिस्टेंस जो है ना वो अ, किलो ओम्स में हो, मगर वो जो उसकी पावर रेटिंग होगी ना वो कम होगी। उसके बरक्स अगर हाई जो पावर रेट का होगा ना, तो उसकी रेजिस्टेंस जो है वो बेशक रेजिस्टेंस कम हो, मगर क्योंकि हाई पावर को वो कंट्रोल करवा रहे हैं, हाई करंट को कंट्रोल करवा रहे हैं, तो उसकी जो पावर रेटिंग ज़्यादा होगी और उसकी साइज़ भी बड़ी होगी। आई होप कि ये कुछ चीज़ क्लियर हो गई हो, या इसमें अभी कन्फ्यूजन है? एक्सक्यूज़ मी सर। जी, जी। सर ये पूछना है कि रजिस्टर का काम क्या होता है? शाहज़ेब आप हैं? अभी मैंने डिस्क्राइब जी। किया है, मैंने वीडियो में अच्छी खासी चीज़ों को। रेजिस्टेंस का जो काम है ना, एक काम नहीं है। रेजिस्टेंस का काम होता है करंट को लिमिट करना, वोल्टेज को ड्रॉप करना, या रेजिस्टेंस की मदद से हम हीट जनरेट करते हैं। उस हीटिंग के हम किसी न किसी तरीके से अप्लाई करते हैं। मिसाल जिस तरह मैंने आपको बताया था, जो ब्रेड टोस्टर हो गया, राइस कुकर हो गया, जी, जी। इलेक्ट्रिक वेल्डिंग हो गई, तो हम उस रेजिस्टेंस से हीट जनरेट करवा के वो एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, या कहीं पे वोल्टेज को कंट्रोल करना हो, कहीं पे करंट को लिमिट करना हो। बहुत सारी एप्लीकेशंस है, कोई एक एप्लीकेशन नहीं है, ये तो सिर्फ चंद एप्लीकेशंस हैं। अच्छा सर, यानी कि एसी एंड डीसी दोनों में इस्तेमाल होता है रजिस्टर? बिल्कुल, दोनों में रेजिस्टर यूज़ होता है। आपके पास सही। मिसाल तौर ये जो मदरबोर्ड वगैरह, या सॉरी जो हमारे पास जितने भी ये डिवाइसेज़ हैं, ये डीसी सप्लाई पे चलते हैं ना। जी, बिल्कुल। ठीक है, इसमें भी रेज़िस्टेंस लगी होती है, और इसके अलावा जो आप अपने घरों में जो दूसरे एप्लायंसेस देखते हैं, जो बहुत सारे एसी पे चल रहे होते हैं सप्लाई पे, इसका जी, यो इवन इलेक्ट्रिक फैन जो होते हैं, उसमें अंदर चीज़ें जो लगी होती हैं काफ़ी, उसमें भी उसमें तो शायद रेज़िस्टेंस डायरेक्टली फैन में रेज़िस्टेंस तो नहीं होती, या डिमर वगैरह, तो डिमर को तो आपने यूज़ किया। कैपेसिटर कैप कैपेसिटर एक अलग चीज़ है, वो एनर्जी स्टोर करता है, मगर अ, फैन के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि डिमर हम यूज़ करते हैं। डिमर सुना होगा ना, यस सर। कि फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने के लिए। तो ये क्या एक्चुअल में हम कर रहे होते हैं, वहाँ पे एसी सप्लाई को हम उसका जो वोल्टेज को कम या ज़्यादा, करंट को फ्लो को कम या ज़्यादा कर रहे होते हैं। हम जब करंट कम करते हैं, पावर जो फैन को कम मिलती है, तो उसकी स्पीड स्लो हो जाती है। ये तो प्रैक्टिस की हुई है ना ये आपने चीज़। तो वो एसी के डोमेन में, और डीसी में तो हम अक्सर तकरीबन जितने भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस चल रही होती हैं, डिजिटल अप्लायंसेस की मैं बात कर रहा हूँ, ये सारी डीसी हैं। इवन जो कंप्यूटर या मोबाइल है, तो उसमें भी आपकी डीसी सप्लाई होती है, मतलब जो बैटरी होती है वो डीसी होती है। जी सर। ठीक है? तो दोनों केसेस में यूज़ होता है। बात क्लियर होगी? अभी कोई कन्फ्यूजन है? सर नो सर। पावर रेटिंग के हवाले से जो हम कलर कोडिंग करते हैं वो उससे हम हाँ। पावर रेटिंग पोजीशन। नहीं, 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 उससे हम पावर रेटिंग नहीं पता करते। कलर कोडिंग होती है उस रेजिस्टर की कितनी रेजिस्टेंस है, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होती है
वो बहुत छोटी होती हैं, मतलब उसकी फिजिकल स्ट्रक्चर जो लो पावर की होती है, तो उनकी वैल्यूज को आइडेंटिफाई करने के लिए फिर एक कोडिंग दिया है जिसको हम कहते हैं कलर कोडिंग। ठीक है, वो अगला हमारा अगला सेक्शन है, मैं आपको दिखाता हूँ रजिस्टर लेबल्स में। ठीक है, अभी हम इधर थे। अब ये देखो, ये एक ही रेजिस्टेंस वैल्यू है इसकी। सपोज करें कि ये 1K की है, सबकी वैल्यू 1K, इसकी भी 1K, इसकी भी 1K, इसकी भी 1K, मगर तीनों चारों की जो साइज है, फिजिकल साइज जो है वो डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो है 1 किलो ओम रेजिस्टेंस तो दे रहा है, मगर जो यहाँ पर लो पोटेंशियल वोल्टेजेस पे, लो पावर पर, पावर किसके बराबर होती है? P इज इक्वल टू V। अच्छा, ये मीटिंग मेरी अगेन एंड हो जाएगी, तो आप लोगों को मैं दूसरा लिंक भेजूं या क्लास आप एंड करना चाह रहे हैं? आज फर्स्ट डे है तो कम स्टूडेंट्स हैं, जैसे आप लोग हैं। सर मेरे ख्याल से आज के लिए काफी है। अच्छा ठीक है, हाँ, क्योंकि बेसिक